आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी तो पता ही है तुम्हें, इनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहले बात है, बॉडी जो है वो उसके दो मोशन बनेंगे, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन। यानी अगर कोई भी बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में लेके आनी है तो वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों में होनी चाहिए। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? क्या होता है इक्वल होना? मतलब आप ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होती है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, 0। तो हमारे पास दो इक्विलिब्रियम बनेंगे। सबसे पहले है ट्रांसलेशन। यानी a body is said to be translational equilibrium if net external force acting on the body is 0। यानी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखो ट्रांसलेशन मोशन तो बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना। अब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की। ट्रांसलेशन मोशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आएगी, तो ये स्टेट कब आएगी, जब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। अब कोई भी सिस्टम है उसके अंदर तो तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। दैट मींस जो नेट एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगा हुआ है वो भी 0 होगा, नेट वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगा है वो भी 0 होना चाहिए, जेड कोऑर्डिनेट है जो फोर्स का वो भी कितना होना चाहिए, 0। तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक्स एक्सिस की तरफ तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगा हुआ है लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग 0 है, जेड के अलोंग 0 है। तीनों कोऑर्डिनेट के अलोंग क्या होना चाहिए, 0। क्लियर, समझ आ गई बात? अब अगर इसमें वो दोनों में पूछे कंडीशन तो हमें पता चल गई ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मान लो वो प्रूव करने के लिए बोलता है कि प्रूव करो एक्सेलरेशन, अभी नहीं मैं बताती कितना होगा वो यही पूछ ले, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। F कितना है, 0। तो ma कितना होगा, m तो 0 नहीं हो सकता, मास कुछ ना कुछ होगा, दैट मींस a क्या होगा, 0। a 0 कब हो सकता है, वेलोसिटी या तो 0 हो या फिर कांस्टेंट। यानी यहाँ भी हमारे पास दो बन गए, रेस्ट पे है बॉडी या फिर यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें भी यानी इक्विलिब्रियम की ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में दो बन गए हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक। तो रेस्ट पर है तब हम क्या कहेंगे, भाई बॉडी जो है एक्सटर्नल फोर्स 0 है और बॉडी रेस्ट पर है तो क्या होगा, वो बॉडी किसमें है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 लगा है और उसके बाद बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, ठीक है ना, मूव तो कर रही है लेकिन नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है, तब हम कहेंगे कि बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम स्टेट में है, डायनामिक। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को लिख लेना। A body is said to be in translational equilibrium if net external force या if vector sum of all external force is 0। ठीक है, तो हम कहेंगे उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। करो नोट, ये करो।
तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होते हैं 3 टाइप के। विद एग्जांपल समझिए 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट है स्टेबल, सेकंड है हमारे पास अनस्टेबल और थर्ड है न्यूट्रल। देखो अगर कोई बॉडी मान लो डिस्प्लेस हुई है, फिर रिलीज कर दिया आपने और वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को दोबारा रिगेन कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने क्या किया, इस लेक्चर स्टेट को छोड़ दिया, तो ये दोबारा से ट्राई कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को लेने के लिए और आ भी जाएगा, तो ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने अब क्या किया, इसके कोने पे ना यहाँ पे डस्ट रखती हूँ, सपोज करो ये थोड़ा सा वो है फ्लैट होगा, ये यहाँ पे रखती हूँ एज पे बिल्कुल, तो वो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी जो बॉडी है दैट कैन बी डिस्टर्ब, आफ्टर डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज। यानी आपने हिला के दोबारा रख भी दी तो उसके बाद उसने रीगेन नहीं की, वो डिस्टर्ब तो हो सकती है ना उसकी पोजीशन, तो वो कौन सी स्टेट बनेगी? अनस्टेबल। और न्यूट्रल क्या बनेगी? जो रीगेन ही नहीं करता, जो रीगेन नहीं करता। यानी जैसे एक बॉल है, मैंने बॉल ली और ऐसे ग्राउंड पे गिर गई, तो वो रोल करती हुई जाती है, यानी कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगी, कैन स्टे कह सकते हो आप उसको। तो 3 केस बने हमारे पास। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या कहोगे? लिखो, हेडिंग बनाओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है? व्हेन अ बॉडी ट्राइज टू रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज। यानी हमने कोई पोजीशन चेंज की, उसको रिलीज किया और उसके बाद वो ट्राई कर रहा है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कह सकते हो इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? या तो वो रेस्ट पे आएगी या यूनिफॉर्म मोशन में आएगी, सिंपल सी बात है ना। तो वापस वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन को उसने दोबारा रिटेन कर लिया, ठीक है, ट्राई कर रही है, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे कोई भी है, मान लो यहाँ पे नॉर्मल पे रखी है, ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? क्या बताया मैंने? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अ बॉडी विल गेट्स डिस्टर्ब्ड आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज। यानी आपने डिस्प्लेस किया, रिलीज किया, जैसे मैंने यहाँ पे एज पे कुछ रख देती हूँ तो ये गिरेगा, डिस्प्लेस तो फिर भी हो सकती है, तो वो क्या आ जाएगी? अनस्टेबल। क्लियर हो? पहले ये 2 चीज समझ आए, तो स्टेबल में लिखो, फिर वो तुम्हारा स्टेबल में आ जाएगा। A body is said to be in stable equilibrium when it tries to regain its equilibrium position, regain its equilibrium state, the position which we लिख सकते हो, after being displaced and released. And released. After being displaced and released. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, a book lying on the chair, a book lying on the table, कुछ भी एग्जाम्पल लिख लेना, a book lying on the table। तो इस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होगी? मिनिमम। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। ठीक है, लिख लिया यहाँ पर, रिलीज्ड। एग्जाम्पल लिख लेना, उसके बाद a book lying on the table, उसके बाद लिखना पोटेंशियल एनर्जी in of the body in stable equilibrium, potential energy of the body in stable equilibrium is minimum. In stable equilibrium
इज मिनिमम। ठीक है, अब आती है बात अनस्टेबल। व्हेन अ बॉडी gets disturbed after being displaced and released further, after being displaced and released. Example लिख देना, a body on the edge, किसी भी चीज के एज पे रखी कोई भी बॉडी, उसको हम क्या कहेंगे? फिर इसका मतलब तो ये किसी भी बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने से पहले अनस्टेबल में आना पड़ेगा। जरूरी नहीं हो। अब यहाँ पे बुक रखी है अनस्टेबल में, कहाँ ये पहले तो एज पे एज पे तो देखो कंडीशन है, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो जरूरी तो नहीं है ये डिस्टर्ब होगी, हो सकती है डिस्टर्ब भी हो सकती है ना। या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, मैंने रबड़ बोल ली, उसको ऐसे करूँगी, डिस्टर्ब तो होगी है ना। तो यानी कंडीशन है ये, ठीक है। डिस्टर्ब होने के बाद हम क्या करेंगे? हाँ लिख लिया बेटा, अ बॉडी ऑन द एज, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी, मैक्सिमम चली जाएगी। उसके बाद लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। Neutral equilibrium. A body can stay in equilibrium after being displaced and released. इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। एग्जांपल लिख देना, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। क्लियर है? नोट करें यहाँ तक। तो सेकंड कंडीशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा? बना सकते हैं अपने आप भाई, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए और बॉडी ना तो रोटेट, या तो रोटेट ना करे यानी रेस्ट पर रोटेट बोल रही हूँ मैं, या फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या उसकी? कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करे। तो आप कह सकते हो अ बॉडी कैन नॉट रोटेट, या अ बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में लिखो, if a body does not rotate, if a body, थोड़ा स्पीड ही लिखना बेटा, if the body does not rotate or rotate with constant angular velocity, तुम पूरा constant लिखना, with constant angular velocity, when net torque acting on the body is zero. A body is said to be rotational equilibrium if the body does not rotate or rotate with constant angular velocity when net torque acting on it, यानी नेट टॉर्क जीरो है तो वही बात है, इसके एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा, है ना। तीनों क्या होंगे जीरो नेट टॉर्क। जैसे आप सीधा में एग्जांपल ले सकते हो, इधर टॉर्क लग रहा है, इधर टॉर्क लगेगा, है ना। दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी कांस्टेंट के साथ रोटेट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इसका टॉर्क टो1 प्लस टो2 कितना होना चाहिए? जीरो। तो टॉर्क हम फाइंड कैसे करते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं F1 इंटू L1
प्लस F2 इंटू L2 इज इक्वल टू, भाई ये टॉमन और ये टॉमन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर हुआ, समझ आया? तो ये क्या था, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नोट कर लें। अब आ जाती है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन की याद है तीन इक्वेशन? हाँ जी, v is equal to है ना, सिंपल। जिसको ये तीन इक्वेशन आते हैं रोटेशनल मोशन की इक्वेशन कर देगा। देखो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम तो सेम रहेगा ना, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड, एस इज डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये वाले की तीन इक्वेशन। अब आती है ड्राइव करने। कैसे ड्राइव करेंगे? तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। चलो फर्स्ट इक्वेशन करते हैं हम ड्राइव। कैसे करते थे उसमें हम? पहले एक्सेलरेशन लेते थे। अब हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है। तो डी ओमेगा कितना आएगा हमारे पास, अल्फा ये बनेगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट टू ओमेगा। यहाँ पे टाइम है 0 टू, इसको इंटीग्रेट किया कितना आएगा, ओमेगा। बेटा जिसको ना समझ आ रहा हो पूछ लेना, अल्फा कांस्टेंट है बाहर, टाइम का अपर लिमिट माइनस, और कुछ याद रहेगा ना, ये याद रहेगा। ओमेगा कितना आया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। फटाफट नोट करें। चलो सेकंड इक्वेशन, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी थीटा कितना आएगा, ओमेगा dt। पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओपन द ब्रैकेट, ओमेगा नॉट dt प्लस अल्फा टी dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, थीटा नॉट टू थीटा, 0 टू t, 0 टू थीटा, सॉरी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा। टी की पावर कितनी है 1, इंटीग्रेशन याद है टी स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ 0 टू थीटा भी आप ले सकते हैं। हाँ जी, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल। हो जाएगा, क्लियर हुआ? चलो जी थर्ड इक्वेशन करते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा।
अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी, सेम है जैसे हमने लीनियर मोशन में किया था, है ना। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रल से डिवाइड और मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे लिख दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, वही बात करेंगे। now integrating both side, alpha dt omega d omega, it's omega naught to omega 0 to t, alpha constant बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, ओमेगा की पावर कितनी है 1, तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बनेगा अल्फा t माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाय 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, 2 इधर ले आओ, तो क्या बनेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा t बन जाएगा। 2 अल्फा नहीं गलत है, 2 अल्फा थीटा आना चाहिए ना, गड़बड़ किया है। अच्छा डी थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या बचा डी थीटा, तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे इसी को, ठीक है। और क्लियर हुआ कहाँ गलती कितनी, तो कितना आया 2 अल्फा, समझ आए, क्लियर है। तो ट्यूसडे को तुम्हारा टेस्ट है इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल्स के करके आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स का टेस्ट नहीं होगा, पहले टॉपिक्स का होगा, क्लियर, ओके बेटा।